हेलो दोस्तों, आज 31 अगस्त रविवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। यहीं पे बड़ी खबर, 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं और इस दौरे पर पड़ोसी देश की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। कुछ चीनी यूजर्स ने मोदी की अमेरिका के टैरिफ प्रेशर के खिलाफ डटकर खड़े होने की तारीफ की, तो कुछ ने भारत पर शक जताया और चीन से गहरे सहयोग की मांग की। दरअसल चीन में कड़े सेंसरशिप के कारण असली जनता की राय जानना मुश्किल है, लेकिन वीबो और डोइन जैसे प्लेटफॉर्म पर मोदी की यात्रा को एक नए मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी आज से कल 1 सितंबर तक चीन में रहेंगे और तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान द्वारा भारत जापान रिश्तों में नई रफ्तार लेकर आया है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम में मिलकर आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने का विजन पेश किया। दोनों नेताओं ने साथ डिनर किया, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और अगले दिन वे शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से टोक्यो से सेंदाई तक सफर पर भी साथ रहे। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्रियों का दौरा किया और ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताया। साफ है कि ये दौरा साझेदारी की नई इबारत लिख गया है। और यही रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका के हमलों के बीच बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता तो आज कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थी। भारत ने आयात करके वैश्विक बाजारों को स्थिर किया और दुनिया भर के उपभोक्ताओं को राहत दी। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी भारत की इस भूमिका की सराहना की है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस को सहारा देने के बजाय भारत ने ग्लोबल संकट को रोकने में अहम योगदान दिया है। और आज की बड़ी अपडेट, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को करारा झटका लगा है। फेडरल अपील कोर्ट ने उन टैरिफ को खारिज कर दिया जिन्हें ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी बताकर कई देशों पर थोप दिया था। कोर्ट ने साफ कहा, राष्ट्रपति को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते। ट्रंप बार बार यह दावा करते रहे कि वे कांग्रेस की मंजूरी के बिना भी विदेशी सामानों पर टैक्स लगा सकते हैं। ट्रंप ने अप्रैल में लगभग सभी ट्रेड पार्टनर्स पर 10% बेसलाइन टैरिफ और कुछ देशों पर 50% तक का टैरिफ लगाया था। लेकिन कोर्ट का ताजा फैसला उनकी रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर भारत पाक सीज फायर का जिक्र किया और कहा कि उन्हें इस पर गर्व है। ट्रंप का इशारा था कि मोदी भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करें, लेकिन पीएम मोदी भड़क गए और साफ कह दिया कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। इस बहस के बाद दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास आ गई। फोन कॉल के कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे अब कुल 50% शुल्क वसूला जा रहा है। इसके बाद से दोनों नेताओं में कोई बातचीत नहीं हुई है और ट्रंप का भारत दौरा भी अनिश्चित हो गया है। और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंच गए हैं। वे तियानजिन शहर में होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। ये उनकी 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली चीन यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी जापान गए थे, जहां उन्होंने भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। चीन यात्रा को भारत चीन रिश्तों में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिनमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। एससीओ समिट का एजेंडा क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और आर्थिक साझेदारी पर केंद्रित रहेगा। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में इस समिट को वैश्विक मंच पर अमेरिका की नीतियों के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। और यही पेंशन योजना से बड़ी अपडेट, ईपीएफओ 3.0 जल्द लॉन्च होने वाला है और इसके साथ जुड़ेंगे 5 बड़े बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव ये कि अब सदस्य एटीएम और यूपीआई के जरिए सीधे पैसे निकाल सकेंगे, यानी इमरजेंसी में लंबी प्रक्रिया का झंझट खत्म हो जाएगा। नए सिस्टम में ऑनलाइन सुधार और क्लेम आसान होंगे और ओटीपी से वेरिफिकेशन किया जाएगा। मृत्यु दावे के निपटान में भी बदलाव होगा। अब नॉमिनी को जरूरी कागजी दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे। ईपीएफओ 3.0 को पूरी तरह मोबाइल फ्रेंडली बनाया जा रहा है ताकि सदस्य आसानी से बैलेंस और क्लेम चेक कर सकें। कुल मिलाकर यह नया सिस्टम पीएफ खाता धारकों को तेज, आसान और डिजिटल सुविधा देने वाला है। यहीं पे आरसीबी ने चिन्ना स्वामी भगदड़ हादसे के बाद बड़ा कदम उठाया है। टीम ने ऐलान किया है कि हादसे में जान गंवाने वाले 11 फैंस के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आपको बता दें,
4 जून को टीम की विजय यात्रा के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आरसीबी ने इस दर्दनाक घटना के बाद 84 दिनों तक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया और अब एक इमोशनल संदेश जारी कर फैंस को श्रद्धांजलि दी है। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को बड़ा झटका लगा है। फेडरल अपील कोर्ट ने उन टैरिफ पर रोक लगा दी है जिन्हें ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर कई देशों पर लगाया था। कोर्ट ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते, यानी अब ट्रंप कांग्रेस को दरकिनार कर अपने दम पर विदेशी सामानों पर टैक्स नहीं लगा पाएंगे। दरअसल 2 अप्रैल को ट्रंप ने लगभग सभी ट्रेड पार्टनर्स पर 10% का टैरिफ लगाया था, जबकि कुछ देशों पर यह 50% तक पहुंच गया था। लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने उनकी रणनीति पर अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और यहीं पे बिहार में कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश में जुट गई है। राहुल गांधी इन दिनों तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे देसी अंदाज में लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल कभी बुलेट पर सवारी करते दिखे, कभी मखाना के खेतों में उतरकर किसानों से बात करते नजर आए। गले में गमछा डालकर वे बिहारियों से सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस यात्रा से जोश है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की 16 दिन की यह मुहिम बिहार में कांग्रेस का 35 साल का वनवास खत्म कर पाएगी? और इधर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों को 80,000 नहीं बल्कि 90,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, और वो भी बिना गारंटी के। सरकार ने इस योजना की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दी है। योजना के तहत पहले चरण में 15,000, दूसरे चरण में 25,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए का लोन मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 68 लाख से ज्यादा लोगों को 13,797 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन दिए जा चुके हैं। ये कदम करोड़ों छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। और यहीं पे दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर मचा घमासान बवाल अब सड़क पर उतर आया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसमें अब अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। अखिलेश कल 30 अगस्त को पटना से सीवान पहुंचे, जहां वे राहुल और तेजस्वी के साथ आरा तक यात्रा करेंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश की मौजूदगी से महागठबंधन MY समीकरण से आगे बढ़कर पीढ़िए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधना चाहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल, तेजस्वी, अखिलेश की ये तिकड़ी चुनाव से पहले बिहार की सियासत में कितना असर डाल पाती है। अब अगली खबर को देखते हैं। और इधर भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के बीच नई कूटनीतिक हलचल हुई है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने हाउस जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी के चेयरमैन डेविड श्वेकेर्ट से मुलाकात की। बैठक में क्वात्रा ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा, न्यायपूर्ण व्यापार और यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति साझा की। उन्होंने कहा कि भारत निष्पक्ष और संतुलित व्यापार का समर्थक है और ऊर्जा सुरक्षा के लिए हाइड्रोकार्बन ट्रेड बेहद जरूरी है। आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी और फर्नीचर जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर विवाद जल्द नहीं सुलझा तो भारत का निर्यात और GDP ग्रोथ दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अगली खबर आपकी स्क्रीन में। यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फंडिंग पर बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा मंजूर किए गए $4.9 बिलियन की फॉरेन एड को एक तरफा रोक दिया है। उन्होंने 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम्स की फंडिंग बंद करने का ऐलान किया है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग और लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली स्कीमें भी शामिल हैं। लेकिन इस फैसले का विरोध उनकी अपनी पार्टी के सांसदों ने भी किया है। रिपब्लिकन सांसदों ने इसे गैर कानूनी बताते हुए कहा कि बजट और खर्च का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी राजनीति में सत्ता संतुलन को लेकर नई बहस तेज हो सकती है। और यही डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां जरूर हैं, लेकिन टैक्स या टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि अदालत ने इन टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की इजाजत दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। उधर ट्रंप ने इस फैसले को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे।
उन्होंने कोर्ट पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर ये फैसला कायम रहा तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। और यही केरल से खबर आ रही है। केरल के कोच्चि में कैनरा बैंक की शाखा में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल कर्मचारियों ने कैंटीन में बीफ पर रोक के खिलाफ बाहर आकर बीफ और पराठा परोसकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि नए रीजनल मैनेजर ने कैंटीन में बीफ परोसने पर बैन लगा दिया, जबकि यहां पहले हफ्ते के कुछ दिनों में बीफ परोसा जाता था। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि भोजन व्यक्तिगत पसंद है और इस पर रोक लगाना संविधान के खिलाफ है। कर्मचारियों ने साफ किया कि वे किसी पर दबाव नहीं बना रहे, लेकिन खाने की स्वतंत्रता छीनने का विरोध करना उनका अधिकार है। और इधर यात्रियों के लिए खुशखबरी, त्योहारी सीजन में रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे बोर्ड ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है, जो कुल 2024 फेरे लगाएंगी। सबसे ज्यादा ट्रेनें साउथ सेंट्रल रेलवे से चलेंगी, 48 ट्रेनें जो 684 फेरे पूरा करेंगी। वहीं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 14 ट्रेनें बिहार के पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से होकर गुजरेंगी। ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे भी 24 ट्रेनें चलाएंगे, जबकि साउदर्न रेलवे चेन्नई और कोयम्बटूर से 10 स्पेशल ट्रेनें शुरू करेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ पहली किस्त है। आने वाले दिनों में यात्रियों की जरूरत के मुताबिक और भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। और यही साउथ इंडस्ट्री से दुखद खबर आई है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की दादी और दिग्गज कलाकार अल्लू रामलिंगैया की पत्नी अल्लू कनकारतन का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में उन्होंने बीती रात करीब 1:30 बजे अंतिम सांस ली। परिवार और पूरी इंडस्ट्री गमगीन है। कल 30 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार कोकापेट में किया गया। दुखद खबर मिलते ही अल्लू अर्जुन और रामचरण ने अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी है और परिवार के साथ खड़े हैं। फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत नीति पर ब्रिटेन की मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने कड़ी आलोचना की है। मैगजीन ने लिखा कि पाकिस्तान का पक्ष लेकर और भारत पर चीन से भी ज्यादा यानी 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने पिछले 25 साल की डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वक्त अपमानित और दबाव की स्थिति झेल रहा है, जबकि अमेरिका उसे रूस से तेल खरीदने पर भी लगातार घेर रहा है। द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि भारत को अलग थलग करना ट्रंप की बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब शेयर बाजार की ओर देखते हैं। यही शेयर बाजार से बड़ी खबर, हाजुर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा दिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20% डिविडेंड का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस स्मॉल कैप शेयर ने पिछले 5 सालों में हैरान कर देने वाला 38,218% रिटर्न दिया है, यानी जिसने 5 साल पहले निवेश किया था उसकी पूंजी कई गुना बढ़ चुकी है। कंपनी ने ₹1 फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 20 पैसे डिविडेंड का प्रस्ताव रखा है। रिकॉर्ड डेट 22 सितंबर तय हुई है और मंजूरी कंपनी की 29 सितंबर 2025 को होने वाली एजीएम में दी जाएगी। और यहीं पे अफोर्डेबल रोबोटिक ऑटोमेशन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के शेयरों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। महज 5 कारोबारी दिन में स्टॉक करीब 32% टूट चुका है। शुक्रवार को ये शेयर 4.27% गिरकर ₹268 पर आ गया और क्लोजिंग के समय ₹270 के करीब रहा। गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से टैरिफ को 50% तक बढ़ाना बताया जा रहा है। बीएसई और एनएसई ने भी इस शेयर को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क में डालते हुए निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कंपनी का कहना है कि वह टैरिफ के असर को कम करने की कोशिश कर रही है। और हाँ दोस्तों, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। और इधर शेयर मार्केट के जाने माने गुरु सुशील केडिया ने निवेशकों को बड़ी सलाह दी है। उनका कहना है कि अभी मार्केट में गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सही समय है समझदारी से खरीदारी करने का। केडिया के मुताबिक ऑटो सेक्टर में अभी भी दम है और इसमें सबसे बड़ा दांव है टाटा मोटर्स, जिसमें आगे और तेजी की गुंजाइश है। इसके अलावा उन्होंने नजर रखने को कहा है डेल्टा कॉर्प पर। अगर यह शेयर ₹105 के ऊपर निकल जाता है तो आने वाले 2 से 3 साल में ये 5 से 7 गुना तक रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसके लिए जीएसटी केस का हल निकलना जरूरी है, यानी चुनिंदा स्टॉक्स पर दांव लगाकर निवेशक लंबी अवधि में शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। और यहीं पे अगले हफ्ते शेयर बाजार में 7 नए आईपीओ दस्तक देने वाले हैं। इनमें एक मैन बोर्ड और 6 एसएमई आईपीओ शामिल हैं। सबसे बड़ा नाम है अमंटा हेल्थ केयर, जो 1 सितंबर से 3 सितंबर तक खुला रहेगा और कंपनी करीब 126 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी लगभग 20% मुनाफे का इशारा कर रहा है। इसके अलावा रचित प्रिंट्स
ऑप्टी वैल्यू टेक कंसल्टिंग, गोयल कंस्ट्रक्शन, ऑस्टियर सिस्टम्स, शर्वाया मेटल्स और विगर प्लास्ट भी अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं। इनकी सब्सक्रिप्शन डेट 1 से 9 सितंबर तक अलग अलग रहेगी, यानी अगले हफ्ते आईपीओ का सीजन गर्म रहने वाला है और निवेशकों की नजर जीएमपी और लिस्टिंग गेन पर टिकी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें डीके के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।